Hello students, myself Suman Kuntal. I am here to solve your each and every problem of your social science. So let's start your first chapter of civics, that is the Indian Constitution. Before that, let me brief you about कि what do you mean by constitution. Constitution क्या होता है? Constitution is basically a set of rules and regulations. रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक सेट, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, नियम कानून होते हैं, वो हमारे जो जिन वजह से हमारी कंट्री या फिर कोई गवर्नमेंट गवर्न करती है, रन करती है, चलाई जाती है, उन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। तो हम आज की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी किसी भी कंट्री के लिए इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। जैसे किसी भी प्ले के लिए, किसी भी गेम के लिए हम रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड करते हैं, नियम कानून होते हैं, वैसे ही हमारी संस्थाओं के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, हम क्रिकेट गेम खेलते हैं, हम वॉलीबॉल गेम खेलते हैं, हम चेस खेलते हैं, हम लूडो खेलते हैं, हम कैरम खेलते हैं, तो सभी के कुछ न कुछ नियम कानून होते हैं। तो वैसे ही हमारी कंट्री को चलाने के लिए भी बहुत सारे नियम कानून हैं। तो उन नियम कानून को हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया और उनको सारे नियम कानून, रूल्स रेगुलेशंस को उसमें रखा गया। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। समझ में आया? आई होप आ गया होगा। तो इस वजह से क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी हर किसी कंट्री में बनाया जाता है कि किसी भी कंट्री को किस नियम कानून से चलाना है या किस नियम कानून से कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं कि उनका बिल्कुल भी कोई एक्सप्लॉयटेशन या उनको कोई हार्म ना पहुँचे। तो हमने आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन वाइज हम चैप्टर को पढ़ेंगे कि हमारा फर्स्ट जो हमारा था दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से रूल्स रेगुलेशंस मैंने आपको बताया वो हमारा क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारी किसी भी कंट्री में वो सारे नियम कानून बना दिए जाते हैं कि जिसकी बेसिस पे हमारी गवर्नमेंट कार्य करने वाली है, उसकी बेसिस पे हमारे सिटीजन्स चलने वाले हैं, ठीक है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ का फॉर्मेशन, ठीक है, इलेक्शन, किस तरह से इम्पीचमेंट, मतलब जो भी चीज़ें होने वाली हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, वो हमारे नियम कानून से होती हैं। तो बेसिकली हम उस सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हर कोई कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ऐसी क्या ज़रूरत होती है कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी जो कंट्रीज़ हैं, दो तरह की कंट्री पाई जाती हैं। एक होती है डेमोक्रेटिक, एक होती है नॉन डेमोक्रेटिक, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक में आपकी मोनार्कियल सिस्टम, आपका डिक्टेटरशिप, ये भी आती हैं, ठीक है, जहाँ पे नॉन डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको उससे पहले ब्रीफ कर देती हूँ कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिनकी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं है ये डिसाइड नहीं करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। डेमोक्रेसी का बेसिकली मतलब होता है डेमो प्लस क्रेसी, ठीक है। डेमो मतलब पीपल और क्रेसी मतलब रूल, मतलब कि ऐसी गवर्नमेंट या ऐसी कंट्री जिसकी जो रूलिंग हो रही है वो लोगों या फिर वो पीपल या सिटीजन्स के द्वारा की जा रही है, दैट इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी हम इलेक्ट करके भेज रहे हैं, जो हमको चलाएंगे, ठीक है, जो हमको रूल करेंगे, जितने भी हम चाहे अपने स्टेट में चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, हम बहुत सारे मिनिस्टर्स हम अपने अपने अलग अलग स्टेट्स में चुनते हैं, फिर हम एमपीज़, एमएलएज ये सारे चुनते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि हमारे द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो जब ऐसी सरकारें बनती हैं जहाँ पर रूलर
और जितने भी मिनिस्टर्स हमारे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं उसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमारी कंट्री दो तरह की होती हैं, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी का होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून हमारे हर कंट्री के होते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे हर गेम के नियम कानून हैं, हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे स्कूल के भी नियम कानून हैं, वैसे ही हर कंट्री के नियम कानून होते हैं। तो ये तय नहीं करता कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो डेमोक्रेसी होगी, नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो हमारा फर्स्ट आता है, हमारा ये एक्सप्लेन हमने कर दिया है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमारे सिटीजन्स, जो हमारी आम जनता है, उनके लिए गार्जियन कहलाता है और सेफ गार्ड सिटीजन्स कहलाता है। ठीक है, सेफ गार्ड ऑफ सिटीजन्स मतलब कि उनको बचाने वाला, उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनके नुकसान, उनको हार्म ना पहुँचे, उनको पूरी इक्वालिटी हो उनके साथ। तो इन सारी चीज़ों से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमको बचाता है। कैसे बचाता है, क्या करता है, इसको हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी ये ध्यान रखिए कि हमारे लिए गार्जियन है और हमारे लिए सेफ गार्ड ऑफ सिटीजन्स है। जैसे कि किसे बचाता है, फ्रॉम द मिसयूज़। ठीक है, जैसे कि हमारे जितने भी हम पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो अपनी पावर्स का मिसयूज ना करें। जैसे कि हमारी सरकार में क्या है कि हमने किसी को चुन के भेजा, हमने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर भेजा, ठीक है, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। तो क्या है, ये हमारे हर 5 साल बाद हमारा मिनिस्टर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ तक पहुँचाने की पावर हमारे पास है, तो उसको हटाने की पावर भी हमारे पास है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ा गार्जियन है। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी चीज़ के मिसयूज से वो बचाता है। तो उनको करना, उनके मन में अगर करने की भी नहीं है कि हमारे लिए अच्छा, तो भी उनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें अगली बार नेक्स्ट टाइम पावर में आना है, रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में आना है, तो उनको हमारे लिए अच्छा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दे प्रोटेक्ट अस, दे गार्ड्स अस, दे सेफ गार्ड अस फ्रॉम द डोमिनेंट पॉलिटिकल पावर। हमारे पास ऐसी पॉलिटिकल पावर्स जो लगातार जीतती चली जाती हैं, उन्हें वो कभी इलेक्शंस नहीं हारती हैं, तो दे स्टार्ट डूइंग डोमिनेंट ओवर अस, हमारे ऊपर वो प्रभावी बन जाती हैं, हावी हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है कि हमें अगर ऐसा कोई डोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर हमारे सामने आता है तो वी हैव पावर कि हम उसे नेक्स्ट टाइम वोट ना देके हम उसकी इमेज दिखा सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये पावर देता है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें गार्जियन, हमें सेफ गार्ड सिटीजन्स फ्रॉम द मेजॉरिटी ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे इंडिया के अंदर वी हैव 78% हिंदूज़। ठीक है, फिर उसके बाद जो उनकी हमारी सेकेंड, थर्ड, जो फोर्थ कैटेगरीज पर हमारे जो रिलीजन आते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, अराउंड 14, फिर 5, फिर 3, फिर 0.4, इस तरह से हो जाते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि हमारी हिंदूज़ किस में है, मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो कभी आपने देखा है कि हिंदू हमारे मेजॉरिटी में अपने आप को डोमिनेंस शो करते हैं या फिर अपने आप के पावर को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, एक्सेसिव अपने रूल्स रेगुलेशंस लेके आते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम ऑल द मेजॉरिटी ग्रुप्स। ठीक है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, अगर मुस्लिम्स भी अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता तो वो भी हमारे ऊपर इस तरह से प्रभावी अपने आप का जो इफेक्ट है हमारे ऊपर नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो ऐसे मेजॉरिटी ग्रुप से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको बचाता है। ठीक है, चाहे पावर में हिंदू हो, चाहे पावर में मुस्लिम्स हो, ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है, भेदभाव से बचाता है। चाहे आपका कोई भी धर्म हो, रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, रेस हो, क्रीड हो, जेंडर हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर ऑल इक्वल, यू कैन से वी आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ। हम सब क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन मेजॉरिटी में हो, चाहे कोई कास्ट मेजॉरिटी में हो, ठीक है, लेकिन पावर सभी के पास बराबर है।
ठीक है, उतनी ही पावर, जैसे कि मेरे पास एक वोट देने की पावर है, तो चाहे वो बहुत ही मिलियनियर या बिलियनियर ही क्यों ना हो, उसके पास भी एक ही वोट देने की पावर होती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं सबसे हमको बचाता है। तो इस तरह से मैंने बताया आपको कि हमारी कोई भी कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। क्यों? क्योंकि हमको ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे हमें सेफ गार्ड करता है, हमारा गार्जियन है। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे वर्ल्ड का बेस्ट और बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से फ्रेम हुआ और आया हमारे पास। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता देती हूँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की बात जो है हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था स्टार्ट 1939 से ही स्टार्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई थी कि हम ब्रिटिशर्स का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तभी कॉपरेशन देंगे, तभी उनका साथ देंगे, तभी उनकी हेल्प करेंगे, जब वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारी हेल्प करेंगे और हमें इंडिपेंडेंट करेंगे। ठीक है, तो तभी से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब हमारा वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया इन 1945, तभी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की बातें चलने लग गई। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए काफ़ी हेल्प और काफ़ी योगदान दिया। ठीक है, तो तभी से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की फ्रेमिंग स्टार्ट हो गई थी, जिसको अराउंड 2 years 11 months एंड 18 days लगे हमारे इतने लंबे बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। क्लियर? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली हमारे 1946 में स्टार्ट हुआ था। यू कैन से अराउंड जुलाई अगस्त 1946 में, क्योंकि तब हमारे उसके जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो चुनने थे वो भी इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट किए गए कि हमारे ऐसे मेंबर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। तो उनके लिए मेंबर्स इलेक्ट किए गए अराउंड 299, अराउंड 200 इस तरह इतने मेंबर्स वहाँ पे हमारे इलेक्ट किए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वह असेंबली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली थी। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो तैयारी थी, जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो जाता है और 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार होने की जो डेट थी दैट वाज 26 नवंबर 1949। दैट वाज द डे व्हेन वी हैव अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चालू हो गया, इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया फॉर पूरी फुल कंट्री के लिए। ठीक है, और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनको नवाजा गया एज अ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, सो कीप हार्ड स्टडिंग। गुड लक एंड गुड बाय।